नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जो कि एमपी टेट वर्ग 3 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज हम करेंगे एमपी टेट 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पेपर साथियों 13 मार्च शिफ्ट सेकंड का पेपर है साथियों। तो 7 शिफ्ट का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं साथियों, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 91 से लेकर के हम 120 तक पूरे 30 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। पूरे 30 प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं और संपूर्ण विश्लेषण के साथ में साथियों देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से द्वितीयक उपभोक्ता है, बताइएगा द्वितीयक उपभोक्ता कौन है। हाथी है, बकरी है, लोमड़ी है, बंदर है। पूछा जा रहा है आपसे द्वितीयक उपभोक्ता कौन है। तो आपके उत्पादक होते हैं प्राथमिक उत्पादक, बोलते हैं जिन्हें उत्पादक कहते हैं। फिर आपके आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, सॉरी साथियों, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर आपके आ जाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आपके आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। तो साथियों प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं आपके। उत्पादक होती है जैसे घास है, ग्रास हो जाती है आपकी घास, तो घास होती है, यानी पादप होते हैं आपके, ठीक है। फिर पादप को कौन खाता है, यानी घास को कौन खाता है, तो घास को खरगोश खाएगा। तो घास को कौन खाएगा, तो द्वितीयक प्राथमिक में कौन आ जाएगा, तो खरगोश हो जाता है आपका। खरगोश को कौन खाता है साथियों, तो खरगोश को आपको लोमड़ी खाएगी। कौन खाएगा, तो लोमड़ी होगी आपके साथियों। और लोमड़ी को कौन खाएगा, तो लोमड़ी को शेर खाएगा, ठीक है साथियों। इस तरह से आपकी एक खाद्य श्रृंखला बनती है। प्रश्न में पूछा द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा है, तो द्वितीयक कौन सा हो जाएगा, तो द्वितीयक कौन सा होगा, तो द्वितीयक होगा आपकी लोमड़ी। क्या हो जाएगी साथियों, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। लोमड़ी हमारी द्वितीयक उपभोक्ता होगी, ठीक है साथियों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ईवीएस के शिक्षण में एक शिक्षक को पेड़ों की पत्तियों के बारे में पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या होगा। पत्तियों के बारे में मौखिक रूप से समझाना, ऑप्शन बी है मॉडलिंग की सहायता से पत्तियों और उनके कार्यों को समझाना, ऑप्शन सी है पत्तों के बारे में व्याख्यान देकर समझाना, ऑप्शन डी है साथियों छात्रों को बगीचे में ले जाना। ऑप्शन डी है छात्रों को बगीचे में ले जाना। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथी हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाता है, यानी छात्रों को बगीचे में ले जाना क्या होगा, सबसे अच्छा पढ़ाने का तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सतत विकास का 2002 का विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो बताइएगा डबलिन में किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, विश्लेषण के साथ में देखेंगे। दोहा में किया गया था, जोहान्सबर्ग में किया गया था और रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो आपको बताना यह कहाँ पर किया गया था। तो बात करते हैं सतत विकास की, बात की जाती है सतत विकास की। तो सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, यह सम्मेलन सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका में के जोहान्सबर्ग शहर में, कौन से शहर में, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में यह सम्मेलन 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चला। कहाँ चला था, तो यह चला था जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर चला था, तो जोहान्सबर्ग में चला था, ठीक है साथियों। कब चला था, 2002 में। इसको भी आपको याद रख लेना है, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम रियो डी जेनेरियो की बात करते हैं। तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। कैसा सम्मेलन था साथियों, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो मिटा देता हूँ। बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं रियो डी जेनेरियो की। तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन पर्यावरण और, ये पर्यावरण से संबंधित है साथियों हमारा, पर्यावरण और
पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र कैसा है? संयुक्त यानी मिला हुआ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। सम्मेलन है। इसे UNCED के नाम से भी जानते हैं साथी हैं, इसको भी आपको याद रख लेना, ठीक है। यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसको भी आपको याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं हम? रियो डी जेनेरिया की। रियो डी जेनेरिया पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। पर्यावरण और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ठीक है साथियों। ये कहाँ पर किया गया था? तो यह सम्मेलन 1992 में, यह सम्मेलन कब? 1992 में। यह सम्मेलन 1992 में ब्राजील के कहाँ पर किया गया था? तो ब्राजील में। कहाँ पर किया गया था? तो ब्राजील के 1992 में। कहाँ पर? ब्राजील में। ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है साथियों। इसको भी याद रख लेना, ठीक है। इसमें 178 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? तो 178 देशों ने भाग लिया था। 3 से 14 जून तक चला। कितने दिन? 3 से 14 जून तक चला। इसको भी आपको याद रख लेना, ठीक है। चलते हम आगे बात करेंगे, ऐसे ही प्रश्नों के विशेषण देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया है, जो निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का प्रतीक है? तो बताइएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 फरवरी को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया, जो निम्नलिखित में से किस वर्ष में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का प्रतीक है? तो बताइएगा कब का है? ये हो जाता है 1968 का होता है, 1970 का होता है, 1971 का होता है, या 1975 का होता है। तो साथियों, रामसर स्थल नाम ईरान के कहाँ पर है? तो ईरान के बात की जाती है, ईरान के रामसर शहर में स्थित है। ईरान के कहाँ पर? रामसर शहर है जो यहाँ पर क्या है साथियों? यह स्थित है। ईरान के रामसर शहर, यह इसका नाम रामसर क्यों पड़ा? क्योंकि यह रामसर शहर में स्थित है, ठीक है साथियों, ठीक है। शहर के नाम पर रखा गया है, शहर के नाम पर रखा गया। यहाँ 2 फरवरी 1900 कब? 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए थे? तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर क्या है? हस्ताक्षर किए गए थे। यही प्रश्न आता है कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो बात की जाती है यदि भारत की, तो भारत ने कब किए साथियों? तो बात करते हैं भारत ने कब किए साथियों? जल्दी से बताइएगा। तो भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत ने 1 फरवरी को किए। कब किए? 1 फरवरी हमारा सन कौन सी थी? तो 1982 में भारत ने इस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। प्रश्न आता है, भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1 फरवरी 1982 को साथियों हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। 2 फरवरी को किसने किए थे? तो रियो डी जेनेरिया में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर का ये प्रतीक है। 1971 की बात की जाती है, ठीक है साथियों। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, है। यदि भारत की बात की जाती है, तो भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982, ये 2 का अक्षर है साथियों, 1982 में हस्ताक्षर की। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस स्मॉग में ऑक्सीकरण एजेंटों की उच्च सांद्रता होती है और इसके लिए ऑक्सीकरण स्मॉग कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइएगा। मानक स्मॉग कहते हैं, क्लासिक स्मॉग कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, और लंदन स्मॉग कहते हैं, ठीक है साथियों, बताइएगा। यही बात करते हैं साथियों फोटोकेमिकल स्मॉग की। यह स्मॉग प्रदूषणों का एक मिश्रण है। फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है, यह क्या है? प्रदूषण का क्या है? प्रदूषण का एक
एक मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो यह प्रदूषण का मिश्रण है। इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य गैसें होती हैं साथियों? इसके अंदर मुख्य जो गैस होती हैं तो 3 मुख्य गैस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो नाइट्रोजन होती है आपकी, एक गैस नाइट्रोजन हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन हो जाती है आपकी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हो जाती है साथियों, कार्बन, इसको आपको याद रख लेना है, हाइड्रोकार्बन हो जाती है। और इसके साथ में और क्या हो जाता है? सूर्य की रोशनी आपकी हो जाती है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, सूर्य की रोशनी। ये 3 चीज़ शामिल होती हैं जिससे क्या है? ये स्मॉग बनता है। ऑक्सीकरण में क्या बनता है? एजेंटों उच्च सांद्रता की होती हैं जिससे क्या है? स्मॉग बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक कहा जाता है। इसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन और सूर्य की रोशनी शामिल होती है, ठीक है साथियों। और डिटेल में यदि बात करनी है तो जो सूर्य की रोशनी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की प्रक्रिया से बनता है। यह भूरा घूसर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? भूरा घूसर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भूरा घूसर होता है। भूरा घूसर होता है, इसे क्या बोलते हैं? भूरा घूसर होता है। ये भूरा घूसर धुंध होती है। क्या होती है? धुंध होती है, जो शहरों के ऊपर बनती है। किसके ऊपर बनती है? जो शहरों के ऊपर बन जाती है, ठीक है साथियों। आपको अब अच्छे से समझ में आएगा। इसे लॉन्स एंजल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो लॉन्स एंजल के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और क्या है साथियों? तो ऐसे प्रश्न बनकर आ सकता है, लॉन्स एंजल्स एंजल्स साथियों मैं इसे मिटाकर दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है। तो साथियों इसे लॉन्स एंजल्स के नाम से भी जाना जाता है। किसे? फोटोकेमिकल स्मोक को किस नाम से जाना जाता है? लॉन्स एंजल्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसमें मुख्य जो गैसें हैं कौन कौन सी हैं? अभी मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन हो जाती है, हाइड्रोकार्बन हो जाती है और सूर्य की रोशनी हो जाती है। इसके यौगिक क्या है? आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। यह भूरा भूरा क्या है? धुंध होता है, ठीक है, जो शहरों के ऊपर छा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 96 है, डैश एक जीव है जिसका उपयोग परतंत्र की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। डिकम्पोजर कहते हैं, शिकारी कहते हैं, जैव उपचारक कहते हैं, बायो इंडिकेटर कहते हैं। तो साथियों बायो इंडिकेटर क्या होते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन हो जाता है। बायो इंडिकेटर एक जीव है। एक क्या है? एक जीव होते हैं। एक क्या होते हैं साथियों? ये एक जीव होते हैं। जैसे आपके हो गए जैविक प्रक्रिया, एक जीव होते हैं जो जैविक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? यह जैविक प्रक्रिया है साथियों, इसको भी याद रखेंगे। यह जैविक प्रक्रिया है। जो जीव होते हैं इनका इस्तेमाल पर्यावरण प्रदूषण का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है। इसका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यह एक जैविक प्रक्रिया है। इसका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे आपके हो गए लाइकेन, जो लाइकेन का पौधा होता है वो क्या है? पर्यावरण का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? तो पर्यावरण का सूचक होता है, लाइकेन हो गया, ठीक है। जैसे आपकी तितलियाँ होती हैं, तितलियाँ ये भी क्या है? पर्यावरण का सूचक होती हैं। तितलियाँ तो आपने देखी होंगी, रंग बिरंगी तितलियाँ होती हैं साथियों। ये भी क्या है? पर्यावरण का सूचक होती हैं, ठीक है साथियों। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बायो इंडिकेटर बोलते हैं ना, यानी पर्यावरण के ये सूचक होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा वातावरण कितना दूषित है, ठीक है। जिस जगह का वातावरण दूषित होगा वहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे लाइकेन हो गया, तितलियाँ हो गई, वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो समझ जाना यह यहाँ का वातावरण कैसा है? दूषित है, ठीक है। यह पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं हमारे, ठीक है साथियों। चलते हैं हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, परिवार समाज की धुरी है, यह कथन किसका है बताइएगा। यह कथन किसका हो जाता है? C.H. कुले का है, मैकाइवर एवं पेज का है, अगस्त कैंपटे का है, अरस्तु का है। यह अगस्त कैंपटे महोदय का हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा साथियों। चलते हैं आगे बात करते हैं। गन्ने के किस भाग में हमें चीनी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं? तो गन्ने का किस भाग में चीनी के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं? तो तने के रस्से होते हैं, बीजों के रस्से होते हैं, लंबी पत्तियों के रस्से होते हैं,
जड़ों को भिगोकर उसके रस्से होते हैं। तो साथियों आपको बताना है किससे हो जाते हैं। यदि गन्ने की बात की जाती है तो गन्ने के किस भाग से हमें चीनी मिलती है? जो गन्ने का जो तना होता है ना, गन्ने का क्या होता है साथियों? तना होता है ना, जो गन्ने का तना होता है ना, उससे हमें क्या मिलती है? चीनी मिलती है। गन्ने का जो तना होता है ना, उसको हम चरखी में पेरते हैं, यानी उसका रस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका रस निकालते हैं, और रस से हमें क्या प्राप्त होती है? उसके तने के रस से हमें क्या प्राप्त होती है? ये तो उसका तना हो गया, और तने से जो रस निकलता है उससे हमें क्या मिलती है? तो गन्ने से हमें चीनी मिलती है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलते हैं हम आगे आगे अगला प्रश्न है, बात करते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 99। आलू का स्टार्च कॉर्न स्टार्च की तुलना में कम तापमान पर शुरू होता है। क्या शुरू होता है बताइएगा? जलना शुरू हो जाता है, जिलेटिनीकरण होता है, गंध होता है, पृथक होता है। साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी ऑप्शन। कौन सा हो जाता है? जिलेटिनीकरण। बात करते हैं जिलेटिनीकरण होता क्या है, तो साथियों जानते हैं, रुकिएगा एक सेकेंड। स्टार्च के दानों को पानी और गर्मी की मदद से गर्म करने की प्रक्रिया है, जिसे बोलते हैं जिलेटिनीकरण। क्या बोलते हैं? तो जिलेटिनीकरण का मतलब होता है स्टार्च के जो दाने होते हैं, उन दानों को पानी और गर्मी की सहायता से यानी मदद से गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिलेटिनीकरण कहलाती है। जो आलू का स्टार्च होता है या की तुलना में कम तापमान पर क्या करता है? जेलेटिनीकरण होता है, यानी ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। धूम्रपान से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है। जब हम सिगरेट वगैरह पीते हैं या धुआं वाले स्थान पर जाते हैं धूम, तो कौन सा अंग हमारा प्रभावित हो जाता है? गुर्दा है, हृदय है, फेफड़े हैं, पेट है। जो आपके फेफड़े होते हैं, हमारे शरीर में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। ठीक है, फेफड़े ऐसे कुछ होते हैं आपके। जब फेफड़े के अंदर आप सांस लेते हो तो ये क्या है? फूलते हैं, पिचक जाते हैं, फूलते हैं, और यानी एक तरह से गुब्बारे की तरह कार्य करते हैं। ठीक है साथियों, ये क्या करते हैं? एक तरह से गुब्बारे की तरह कार्य करते हैं। जब आप धूम्रपान करते हो तो धुआं के जो कण होते हैं ना, जो फेफड़े के अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या है? आपके फेफड़े क्या है? खराब हो जाते हैं। ठीक है, लंग्स खराब हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, इसका सी राइट आंसर। हमारा अंग होता है ना, जो फेफड़े हमारे प्रभावित हो जाते हैं। चलते हैं हम आगे बात करते हैं। एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एट्रिक्स को किस वर्ष गठित किया गया था? तो बताइएगा। अच्छा, काफ़ी प्रश्न है। एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष गठित किया गया था? तो 1983 में किया गया था, 1988 में, 1992 में, 1999 में। कब किया गया था साथियों? आप सभी को इसका उत्तर देना है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो साथियों बात कर लेते हैं एट्रिक्स कॉर्पोरेशन की। किसकी? एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? तो एट्रिक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की क्या है? एक शाखा है। किसकी शाखा है? तो यह इसरो की एक शाखा है। ठीक है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी इसरो है हमारा, इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। ठीक है साथियों, एट्रिक्स भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकलने वाले उत्पादों, क्या निकलने वाले उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देता है। क्या करता है? यह क्या है? उत्पादक निकलते हैं जो, और जो सेवाएं होती हैं उनको बढ़ावा देता है। ठीक है, उसका व्यवसायिक विपणन है। क्या है उसका? जो व्यवसायिक है, व्यवसाय क्या है? व्यवसायिक क्या है? विपणन हो जाता है। ठीक है साथियों, इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? गठित कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1992 में गठित हुआ था। कब हुआ था? तो सितंबर, इसको भी याद रख लेना है, सितंबर 1992
92 में इसे क्या किया गया था, गठित किया गया था। ये क्या है, एट्रिक्स जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, ठीक है। इसको आपको याद रख लेना, ठीक है। इसका जो है आंसर सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। चलते हैं हम आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वांटम संचार की अवधारणा किस पर आधारित है। प्रश्न आता है क्वांटम संचार की अवधारणा किस पर आधारित है। आया हुआ ही प्रश्न है, आता क्या है साथियों। तो क्या होगा इसका राइट है, जीव विज्ञान के, रसायन विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की, नवविज्ञान। यह भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर क्या है, हम क्वांटम संख्याओं की बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान से कनेक्ट करेंगे, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फार्म यार्ड खाद खेत जानवरों और डैश के लिए विघटित को संदर्भित करता है। यह किसको संदर्भित करता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह गोबर मूत्र को करता है, गोबर और लार को करता है, मूत्र और मांस को करता है, मूत्र और लार को करता है, यानी सलाइवा, ठीक है, जिसे हम लार बोलते हैं। यहाँ पर ये गलत दिया है, मूत्र और लार हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा किसको करता है। प्रश्न नंबर आपका 103 है। देखो, फार्म पर रहने वाले पशुओं के मल मूत्र, उसके नीचे की जो छिड़कावन होती है, उसके खाने से बचे हुए जो यार्क होता है चारों को फारियार्ड खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, फारियार्ड खाद कहते हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रख लेना है। तो ये किससे बनता है, फारियार्ड खाद होता है ना, जो जो जानवर हम रखते हैं ना, तो जानवरों का जो गोबर होता है, मूत्र होता है, उससे बनता है। किससे बनता है, तो जो जानवरों का जो गोबर होता है और मूत्र होता है उससे बनता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अब बात की जाती है फार्म यार्ड क्या है। फार्म यार्ड मैंने अभी बताया ना, फार्म यार्ड पर रखने वाले पशुओं के मूत्र उसके नीचे छिड़कावन और उसके खाने से बचे व्यर्थ चारे को फाइयार्ड खाद कहते हैं, ठीक है साथियों। इसको आपको याद रख लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोबर और मूत्र हो जाएगा, जिसके विघटन से बनता है ये। चलते हैं, अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्यतम एमएसपी में सबसे ज़्यादा खरीद निम्नलिखित में से किस फसल के लिए है। तो किस फसल की सबसे ज़्यादा खरीद है, तो बताइए। गेहूं चावल है, गेहूं मक्का है, चावल मक्का है, चावल गेहूं मक्का है, तो बताइएगा जो एमएसपी होता है ना आपका, एमएसपी, तो वो किन फसलों के लिए दिया जाता है, खरीद पर किन फसलों के लिए सबसे ज़्यादा है। तो गेहूं चावल की जो फसलें हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा है, ठीक है साथियों। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। तो आप पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि जीएस जीके जैसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, करंट वाले भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको तैयारी किस तरीके से करनी है वो आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। तो आप यदि मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको सब तरह के प्रश्न करवाने वाला हूँ, और मैं छोटी छोटी वीडियो भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियो, जिससे क्या है आप अपने डाउटों को क्लियर भी कर सकते हो साथियों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है साथियों। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो नामीबिया में विश्व जूनियर स्केश के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। तो पहले भारतीय पुरुष कौन थे, उसका नाम बताना। जावेद मोहम्मद, कुश कुमार हैं, तुषार कोठारी हैं, शशि पांडे हैं। ये आपके कुश कुमार हो जाते हैं, ठीक है, जो पहले भारतीय बने विश्व स्केश सेमीफाइनल में पहुंचने वाले, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको करंट जैसे प्रश्न देखने को भी मिलेंगे साथियों। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, बैलोन डी और जीतने वाले कम उम्र के खिलाड़ी हैं। अब बैलोन डी क्या है, किसको पता है बैलोन डी के बारे में, कोई बता सकता है। यदि किसी भी को भी पता हो तो वह कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे कि बैलोन डी और होता क्या है। तो यह कौन थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, लियानो मेसी हो जाएंगे, रोनाल्डो लुइस नजारिया हो जाएंगे, लुका मैंड्रिक हो जाएंगे। तो कौन थे जो कम उम्र के खिलाड़ी थे और बैलन डी और जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। देखो, तो बैलन डी और है क्या है, यह एक फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार है। किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ क्या है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ क्या है, पुरस्कार है। जो आपको बैलोन डी ओर होता है ना, बैलोन डी ओर ये पूरा नाम है, बैलोन डी ओर, ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। जिसे किसको दिया गया था, तो जिसे दिया गया था कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे, ये रोनाल्डो लुइस नाजारिया को दिया गया था, ठीक है। यही बात की जाती है,
लियानो मेसी की, लियोनल मेसी। तो लियोनल मेसी को 2023 में, कब, 2023 में 8वीं बार, कितनी बार, तो 8वीं बार, ठीक है साथियों, इसको भी याद रख लेना। 8वीं बार इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो बैलन डी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। कितनी बार दिया गया था, 8वीं बार दिया गया था। किसको दिया गया था, तो बात करते हैं आपके, हो जाते हैं लियोन मेसी, किसको दिया गया था, तो लियोन मेसी को कितनी बार दिया गया था, तो 8वीं बार दिया गया था, ठीक है। यह इसे फ्रांस जारी करता है, फ्रांस की पत्रिका फ्रांस फुटबॉल हर साल देता है। कौन देता है, तो यह फ्रांस देता है। कौन देता है, तो फ्रांस पत्रिका की तरफ से दिया जाता है। फ्रांस पत्रिका हर साल, हर साल देता है। कौन देता है, फ्रांस पत्रिका फ्रांस की तरफ से, किसकी तरफ से दिया जाता है, तो फ्रांस पत्रिका फ्रांस की तरफ से फुटबॉल पर हर साल देता है। फुटबॉल पर देने वाला ये गेम है, ठीक है। फुटबॉल पर दिया जाने वाला पुरस्कार है, कौन देता है, यह देता है फ्रांस देता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना। बात यही की जाती है वर्ष 2024 में, यदि प्रश्न आता है वर्ष 2024 में किसे दिया गया था, तो वर्ष 2024 की बात कर लेते हैं। 1 सेकंड का समय लगेगा साथियों। वर्ष 2024 में बैलन डी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वर्ष 2024 में बैलन डी पुरस्कार दिया गया था रियल मैड्रिड के विनीसियस को दिया गया था। तो रियल, मैं लिख देता हूँ रियल, तो वर्ष 2024 में रियल मैड्रिड के विनीसियस को दिया गया था। किसे दिया गया था, तो विनीसियस को बैलन डी पुरस्कार दिया गया था। यह किसके लिए दिया था, ये फुटबॉल गेम के लिए दिया था। इसको भी आपको याद रख लेना, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पेडागोजी का प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी की भूमिका के आधार पर इसकी विधियों को वर्गीकृत किया गया है। तो किसमें किया गया है, अनुदेशात्मक विधियाँ, शिक्षार्थी अनुकूलन विधियाँ। सही कोड बताना है हमें, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है। ऑप्शन डी है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ठीक है साथियों, ना ही एक सही है ना ही दो सही है। जो ऑप्शन आपका डी है वो तो ना ही एक सही है ना ही दो सही है। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। एक और दोनों कैसे हैं, सही हैं, ठीक है साथियों, एक और दोनों कैसे हैं, सही हैं, ठीक है। चलते हैं, हम आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, पिकनिक को बदला जा सकता है, पिकनिक को किस में बदला जा सकता है, आनंदपूर्ण खेल में, सीखने के शहर में, बस एक मनोरंजन के लिए, केवल एक आउटिंग के रूप में, प्रतिस्पर्धा आउटिंग में, ठीक है। इसे आनंद के रूप, सीखने के सॉरी साथियों, आनंदपूर्ण सीखने की सैर के रूप में इसे क्या है, बदला जा सकता है पिकनिक को, ठीक है। इसको भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं हम आगे। शिक्षण अधिगम कैलेंडर की अच्छी योजना बनाने से निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं, तो कौन से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं, छात्रों का विविधीकरण होता है, छात्रों के बीच भ्रम होता है, छात्रों के बीच बेहतर अधिगम होता है, सीखने के रूढ़िवाद तरीके। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी छात्रों के बीच सीखने के बेहतर अधिगम हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं हम आगे बात करते हैं। ज्ञात वैश्विक जैव विविधता में भारत का योगदान लगभग कितने परसेंटेज है, तो पूछ रहा है भारत का जो जैव विविधता है यानी हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट में कितने परसेंटेज योगदान है, लगभग कितने परसेंटेज योगदान है, यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है, ठीक है साथियों। तो बताइएगा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में भारत का कितने परसेंटेज योगदान है, 6% है, 8% है, 10% है, 12% है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा। तो यहीं पे हम बात करते हैं, तो भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, यानी जैव विविधता क्षेत्र कितने हैं, जैव विविधता, तो बात की जाती है जैव विविधता क्षेत्रों की, तो भारत के अंदर 4 जैव विविधता क्षेत्र हैं। कितने हैं साथियों, तो 4 हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका हिमालय होता है, हिमालय क्षेत्र होता है आपका, ठीक है साथियों। पश्चिमी घाट हो जाता है आपका, पश्चिमी घाट हो जाता है आपका। यहीं पर इंडो वर्मा वाला क्षेत्र हो जाता है आपका, कौन सा वाला, इंडो वर्मा। यदि यही बात की जाती है तो आपका जो सुंडरलैंड वाला क्षेत्र होता है, तो सुंडरलैंड हो जाता है। भारत के अंदर कितने हॉटस्पॉट हैं, तो भारत के अंदर 4 हॉटस्पॉट हैं, यानी जैव विविधता क्षेत्र कितने हैं, तो 4 हैं, यानी हिमालय हो जाता है, पश्चिमी घाट हो जाता है, इंडो वर्मा हो जाता है, सुंडरलैंड हो जाता है। यदि विश्व की बात करते हैं तो विश्व में कुल कितने हैं साथियों, तो विश्व में कुल 36 क्या हैं, जैव विविधता क्षेत्र हैं। कितने हैं, जैव विविधता क्षेत्र हैं।
तो बात की जाती है वैश्विक जैव विविधता में भारत का योगदान कितना है। तो भारत का योगदान कितना है साथियों, 8% हो जाता है, यानी 7 से लेकर के 8% हमारे भारत का योगदान रहता है। ठीक है साथियों, इसको भी याद रख लेना। भारत में पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, यदि प्रश्न आता है भारत में पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो भारत में पौधों की प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं। तो भारत में पौधों की प्रजातियां हैं कितनी, 45,000 के समथिंग पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 45,000 के समथिंग पाई जाती हैं। ठीक है, 45,000 की समथिंग पाई जाती हैं। भारत में लगभग फूलों की बात की जाती है, तो भारत में फूलों की प्रजातियां कितनी हैं, बात यही करते हैं। फूलों की प्रजातियां कितनी हैं, तो फूलों की प्रजातियां कितनी हो जाती हैं आपकी, 15,000 के लगभग फूलों की प्रजातियां हमारे भारत के अंदर में पाई जाती हैं। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं पशु। हाँ, भारत में पशु की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो भारत में पशु प्रजातियां हो जाती हैं आपकी, तो पशु की बात करते हैं यहाँ पर 91,000 के समथिंग आपकी पशुओं की प्रजातियां भारत के अंदर पाई जाती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो था, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पराबैंगनी स्तर में वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर है, नेत्र मोतियाबिंद है, प्रतिरक्षी विकार है यानी इम्यूनिटी सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है, या मोटापा। तो बात करता है नहीं है, तो नहीं होगा आपका डी, मोटापा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे क्या है, मोटापे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी त्वचा के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, आपके नेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है, आपका जो प्रतिरक्षा विकार होता है यानी इम्यूनिडिसेशन क्या है, डिसऑर्डर हो सकता है, यानी इसका डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जमीनी स्तर के ओजोन के योगदान देता है, कौन सा देता है बताइएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बात की जा रही है जमीनी स्तर के ओजोन के निर्माण में योगदान देता है, ये देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है। कौन देता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप में वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घनात्मक वृद्धि बोलते हैं, ऋणात्मक वृद्धि बोलते हैं, घटती ह्रास यानी घनात्मक ह्रास बोलते हैं, या घटता ह्रास, बढ़ती ह्रास या घटती ह्रास है। ठीक है, बताइएगा। तो इसे बोलते हैं धनात्मक ह्रास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धनात्मक ह्रास कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। यदि आपकी ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान भी कैसा है, धनात्मक ह्रास होगा, यानी लेफ्ट स्लेट होती है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की, बताइएगा साथियों। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की, जॉन टाइटल ने की थी, रोनाल्ड जॉक्सन ने की थी, जोसेफ फूरियर ने की थी, क्लाउड व्हाइट ने की थी। तो बताइएगा साथियों। तो बात की जाती है ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी जोसेफ फूरियर ने की थी। किसने की थी, जोसेफ फूरियर ने 1824 में की थी। कब की थी, 1824 में। बताया कि वायुमंडल में एक हॉटपॉट की तरह कार्य करता है। वायुमंडल कैसे काम करता है, वायुमंडल एक हॉट बॉक्स की तरह काम करता है। हॉट बॉक्स जानते होंगे साथियों, जिसमें हम भोजन रखते हैं, खाना रखते हैं, जिससे क्या है, खाना हमारा क्या है, गर्म बना रहता है, उसके अंदर से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, जिसे हॉट बॉक्स का नाम दिया। हॉट बॉक्स का नाम किसने दिया था, तो जोसेफ फूरियर ने दिया था। कब दिया था, 1824 में। इन्होंने बताया था जो ओजोन यानी ग्रीन हाउस गैस है, जो सॉरी साथियों, जो ग्रीन हाउस गैस है वह क्या है, एक हॉट बॉक्स की तरह क्या करती है, काम करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, प्रश्न आता है ग्रीन हाउस शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया। यही प्रश्न बन जाता है कि ग्रीन हाउस शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया। तो बताइएगा साथी, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। तो ग्रीन हाउस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नील्स गुस्टफ ने किया था। किसने किया था, तो नील्स गुस्टफ ने किया था। इसको भी याद रख लेंगे आप। कब किया था साथियों, यह किया था 1901 में किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था
ग्रीन हाउस नाम, जो ग्रीन हाउस शब्द दिया था किसने दिया था? नील्स गुस्टफ ने दिया था। कब दिया था? 1901 में दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की? तो ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कब की थी? 1824 में। इन्होंने बताया था जो ग्रीन हाउस गैस है ना, जो क्या करती है, एक हॉट बॉक्स की तरह काम करती है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना, बॉक्स की तरह कार्य करती है। अगला प्रश्न है, जैथियम और साइरेनियम रोटेंडस इसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? जैथियम और साइरेनस किसके उदाहरण हैं? ये फसलों को नुकसान करने वाले कीड़े हैं, फसल को खाने वाले पक्षी हैं, खरपतवार हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव हैं। तो ये क्या है? खरपतवार के दो प्रकार हैं, यानी खरपतवार है के उदाहरण हैं कौन कौन? जैथियम और साइरेनियम। ठीक है, ये पौधे हैं जो खरपतवार यानी फसलों के साथ में उगाते हैं, जिसे बोलते हैं खरपतवार। आपने कोई भी फसल खेत में लगाई और उसके साथ में जो अवांछनीय पौधे उगाते हैं ना, जो अवांछनीय पौधे उगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। उनके प्रकार कौन कौन से हैं? उनके नाम हैं जैंथियम है और साइरेनस हैं। ठीक है, ये क्या है? ये खरपतवार पौधे हैं, खरपतवारी पौधे हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। सीसीई का सीखने में आकलन का उद्देश्य सुनिश्चित करता है। सीसीई में सुनिश्चित करता है, सीसीई शिक्षक की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, सीसीई स्कूल आधारित प्रक्रिया है। सत्य बात है। सीसीई समय के आधार सीखने की प्रकृति में निर्धारण करने की कार्य करता है। सही है। सीसीई शिक्षक को हमेशा बदलती दुनिया का अनुकूल में देखने में मदद करता है। तो सुनिश्चित करता है, कौन करता है? आकलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सीसीई शिक्षक की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, यानी संपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है, ना कि एकमात्र जिम्मेदारी। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने का लाभ नहीं है? तो कौन सा लाभ नहीं पूछा है? तो यह प्रतिक्रियाओं को एक दूसरे से मिलने के लिए छात्रों में समय बिताने के बचता है। कक्षा के दौरान दृश्य श्रव्य गुणवत्ता कभी भी व्यवधान नहीं होता है। विभिन्न स्थानों में प्रतिभागी एक ही इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर काम करने में सक्षम है। तो बताइएगा, यह यात्रा लागत में कटौती करने में बहुत मदद करता है। तो बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ नहीं है। तो यह क्या लाभ नहीं है? कक्षा के दौरान दृश्य श्रव्य गुणवत्ता में कभी भी व्यवधान नहीं होता, यह इसका लाभ नहीं है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रक्रिया में शिक्षक, साथी या अन्य व्यक्ति उन बच्चों को कार्य करने या किसी संकल्पना को समझने में मदद करते हैं जिसे शुरू में वे अपने आप नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, जिसे क्या बोलते हैं? बताइएगा। आकलन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। इसे बोलते हैं इसके फोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग में क्या है? हर बच्चे का आकलन किया जाता है, उसके अंदर सभी जानकारी का डाटा रखा जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं इसके फोल्डिंग। ठीक है, चलते हैं हम आगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों, यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो, प्रश्न समझ में आए हों, विश्लेषण समझ में आया हो, आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की है आपके लिए, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। इसका यह मूल्यांकन प्रक्रिया का एक प्रसंग है। क्या है? इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, लास्ट प्रश्न है साथियों, सेशन का अंतिम प्रश्न है। रचनात्मक आकलन के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? जो पढ़ाया जाता है, जो डिजाइन करने में छात्रों को की ज्ञान अनुभव होता है, निदानात्मक उपचारात्मक हो जाएगा। प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान सुनिश्चित कराना, यह हो जाएगा। ऑप्शन डी है, आमतौर पर छात्रों द्वारा प्रक्रिया शिक्षण वर्ष के अंत में लिया जाता है ताकि उन्होंने जो कुछ सीखा उसके योग प्रदर्शित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यह आमतौर पर छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम या शैक्षणिक वर्ष के अंत में लिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? रचनात्मक आकलन कहते हैं। उन्होंने जो कुछ सीखा है उसका योग प्रदर्शित किया जा सके। ठीक है, कितना उन्होंने सीखा है, यह क्या है? बात है गलत है। ठीक है, योग प्रदर्शित किया जा सके, तो यह तो योग कैसे प्रदर्शित कर देंगे? ठीक है, और वर्ष के अंतर में कौन सा होता है? तो उससे बोलते हैं योगात्मक आकलन। ठीक है, योगात्मक आकलन बोलते हैं। तो इसका यही क्या है? गलत आंसर हो जाएगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कमेंट शेयर कर सकती हो, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।